दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संघर्ष के दौरान मानवीय गलियारे कितने जरूरी, कितने सुरक्षित। तो आज का ये टॉपिक हमने क्यों लिया है, तो इसको जानने के लिए हम खबर पर नजर डालेंगे और उसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। और फिर क्योंकि हमने यहाँ मानवीय गलियारों की बात की है तो समझेंगे कि ये क्या होते हैं और इन्हें कौन स्थापित करता है और ये कितने मददगार होते हैं, यानी कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं उसमें कितने मददगार होते हैं। और फिर यूक्रेन के संदर्भ में, क्योंकि खबर पर नजर डालेंगे तो उससे हमें इसके बारे में अंदाजा होगा कि क्या अंदर बात की गई है, तो यूक्रेन के संदर्भ में इसे हम देखेंगे और मानवीय गलियारों का जो इतिहास है उस पर भी एक नजर डालेंगे। और फिर हमेशा की तरह अंत में एक प्रश्न रहेगा आपकी तैयारी के लिए। और ये पूरा जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। तो खबर यह है कि रशिया टू होल्ड फायर ओपन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स इन सुमी 3 अदर यूक्रेनियन सिटीज। तो ये हमारी खबर है जिसकी वजह से आज हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। तो खबर को विस्तार से हम समझ लेते हैं। रूस ने कहा है कि वह 3 अन्य यूक्रेनी शहरों में मानवीय गलियारे यानी कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स खोलेगा। इस मामले में रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उत्तर पूर्वी यूक्रेनी शहर सुमी, जहां लगभग 700 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, उन शहरों में से हैं जहां रूसी सेना लड़ाई को विराम देते हुए मानवीय गलियारों को खोलेगी। इसके अन्य शहरों में राजधानी कीव, खार्किव और मारियुपोल शामिल हैं। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन बीते सप्ताह दूसरे दौर की वार्ता में नागरिकों को निकालने के लिए मानवीय गलियारों को बनाने पर सहमत हुए थे। तो ये युद्ध विराम केवल उन जगहों पर होगा जहां मानवीय गलियारे स्थापित किए जा रहे थे। तो अब यहाँ मानवीय गलियारे क्या हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो ये मानवीय गलियारे एक प्रकार के अस्थायी विसैन्यकृत क्षेत्र यानी कि डिमिलिटराइज्ड जोन्स होते हैं, जिसमें सशस्त्र संघर्ष वाले दोनों पक्ष सहमत होते हैं। इनका मकसद क्या होता है कि संकटग्रस्त क्षेत्र से मानवीय सहायता और शरणार्थियों को सुरक्षित पारगमन की अनुमति देना। यानी इन गलियारों के जरिए संघर्ष के क्षेत्रों में भोजन और चिकित्सा सहायता पहुंचाई जा सकती है या नागरिकों को वहां से निकाला जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय गलियारों को सशस्त्र संघर्ष के अस्थायी विराम के कई संभावित रूपों में से एक मानता है। अब इसकी जरूरत क्या है? जो मानवीय गलियारे हैं ये हमने समझ लिया, अब इसकी जरूरत क्या है? तो ऐसे मामलों में जहां युद्ध के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होने से मानवीय विनाश सामने आता है, जैसे कि नागरिक आबादी पर बड़े पैमाने पर बमबारी वगैरह, तब ऐसे में ये मानवीय गलियारे महत्वपूर्ण राहत प्रदान कर सकते हैं। ये गलियारे तब जरूरी हो जाते हैं जब शहरों की घेराबंदी की जाती है और लोगों के लिए बुनियादी खाद्य आपूर्ति, बिजली और पानी इत्यादि का संकट उत्पन्न हो जाता है। तो अब ये जानना भी जरूरी है कि इन गलियारों को कौन स्थापित करता है और ये कितने मददगार होते हैं। तो ज्यादातर मामलों में मानवीय गलियारों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा बातचीत की जाती है, लेकिन कभी कभी वे स्थानीय समूहों द्वारा भी स्थापित किए जाते हैं। अक्सर इनका इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों, गैर सरकारी संगठनों और पत्रकारों द्वारा उन विवादित क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है जहां युद्ध अपराध हो रहे हैं। चूंकि गलियारों को स्थापित करने के लिए सभी पक्षों की सहमति जरूरी होती है, इसलिए कई बार इनके सैन्य या राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा होता है। उदाहरण के लिए इन गलियारों का इस्तेमाल ऐसे क्षेत्रों में हथियारों और ईंधन की तस्करी के लिए किया जा सकता है। अब ये जानते हैं कि इस तक किसकी पहुंच होती है। तो मानवीय गलियारों तक पहुंच संघर्षरत पक्षों द्वारा निर्धारित की जाती है। ये आमतौर पर तटस्थ कार्यकर्ताओं, संयुक्त राष्ट्र या रेड क्रॉस जैसे सहायता संगठनों तक सीमित है। वे समय, क्षेत्र और परिवहन के साधन जैसे ट्रक, बस या विमान आदि द्वारा गलियारे का इस्तेमाल करने की अनुमति भी निर्धारित करते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ यूक्रेन के संदर्भ में न्यूज ये ली है, तो जो पूरी ये खबर है यूक्रेन के संदर्भ में है, तो इसलिए अब इसे उसके बारे में हम समझते हैं। तो पूर्वी यूक्रेन में मारियुपोल और वोल्नोवाखा शहर के निवासियों को जाने देने हेतु कुछ घंटों का संघर्ष विराम 5 मार्च को होना था, लेकिन ये पहल जल्द ही विफल हो गई। दरअसल मारियुपोल शहर प्रशासन के मुताबिक रूसी सैनिकों ने शहर और उसके आसपास बमबारी जारी रखी थी। हालांकि रूस ने कहा कि मारियुपोल और वोल्नोवाखा के पास स्थापित जो गलियारे हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया था। दूसरी तरफ यूक्रेन ने कहा कि खेरसोन के बंदरगाह शहर में रूस ने मानवीय सहायता वाले 19 वाहनों को अनुमति नहीं दी थी। तो ये पूरी खबर हमने देखी। अब इसमें जो ये मानवीय गलियारे की यहाँ बात हो रही है, इसके इतिहास पर भी थोड़ा हम नजर डालते हैं। तो 20वीं सदी के मध्य से मानवीय गलियारों को स्थापित किया जाने लगा। इस प्रकार के गलियारों के लिए प्रसिद्ध उदाहरणों में अगर हम देखें तो 1938-39 का तथाकथित किंडर ट्रांसपोर्ट शामिल है, जिसमें यहूदी बच्चों को
नाजी नियंत्रण वाले क्षेत्रों से यूनाइटेड किंगडम में निकाला गया था। अमेरिकी सेना द्वारा जर्मनी के बर्लिन में 1948 उड़नचस का एयरलिफ्ट मिशन शामिल है, जब सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी के बाद ऐसा किया गया था। इसके अलावा 1992-1995 के दौरान साराजेवो, बोस्निया की घेराबंदी और 2018 में घोउटा, सीरिया की निकासी के दौरान मानवीय गलियारे भी बनाए गए थे। हालांकि ऐसे कई युद्ध और संघर्ष रहे हैं जहां नागरिक गलियारों को स्थापित करने का प्रयास विफल रहा था। अगर उदाहरण के लिए देखें तो यमन के युद्ध में संयुक्त राष्ट्र अपनी वार्ताओं में विफल रहा। चलिए अब पूरे कंटेंट के मद्देनजर जो हमने आज का प्रश्न बनाया है उस पर नजर डाल लेते हैं। मानवीय गलियारे यानी कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर से आप क्या समझते हैं? इनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा आप। तो आज के सेशन में इतना ही। मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।